चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं नितेश पाल फिजिक्स PYQ एनडीए सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन पेपर 2016 का फर्स्ट जीएटी का, राइट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं डायरेक्ट। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। सुनिए ध्यान से, क्या बोल रहा है। अ कंटेनर इज फर्स्ट फिल्ड विथ वाटर एंड देन द एंटायर वाटर इज रिप्लेस्ड बाय मरकरी। एक कंटेनर है हमारे पास और उस कंटेनर को सबसे पहले भरा जाता है वाटर से, बाद में वाटर से रिप्लेस किया जाता है मरकरी को। भाई वाटर निकाल करके बाद में क्या भर दिया जाता है, मरकरी। मरकरी हैज अ डेंसिटी ऑफ 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। पहले बच्चों देखिए, मरकरी की और वाटर की और एयर की, ये दो तीन ऐसे मटेरियल हैं जिनकी डेंसिटी आपको याद होना चाहिए। अच्छी बात है, यहाँ पर दे रखी है मरकरी हैज अ डेंसिटी ऑफ, मरकरी का घनत्व हमको दे रखा है, डेंसिटी ऑफ मरकरी दे रखी है और वो है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, राइट है। पहले पानी भरा था, पानी हटा करके अब उसमें क्या डाल दिया है, मरकरी डाल दिया है। इफ x इज द वेट ऑफ द वाटर, भाई साहब वाटर का जो वेट है वो इन्होंने दे रखा है x, एंड y इज द वेट ऑफ द मरकरी, और मरकरी मैं इसको Hg से डिनोट कर देता हूं। मरकरी की वेट को यदि काय से डिनोट किया जा रहा है, y से, देन तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट है। चलो आप देखते हैं। सबसे पहली बात तो यह है प्यारे बच्चों की, अगर वेट की बात कर रहे हैं, भार की यदि बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए वेट का बेसिक फॉर्मूला होता है m इंटू जी। क्या होता है, m इंटू जी। बच्चों की यहां पर डेंसिटी गिवन है, मतलब हमें वेट के फॉर्मूले को किसी ऐसी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी ऐसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसमें क्या आता हो, डेंसिटी आता हो। तो हम एक काम करते हैं, मास जो है, चूंकि डेंसिटी रो बराबर से होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बराबर से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहां पर मास को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा V इंटू रो इंटू कितना है जी, बोलिए क्लियर है, राइट है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, जितना वॉल्यूम ऑफ आपने वाटर लिया था, उतना वाटर रिप्लेस बाहर निकालने के बाद आपने उतना ही वॉल्यूम ऑफ क्या लिया है, मरकरी लिया है। तो दिए गए क्वेश्चन में वॉल्यूम और जी दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। आयतन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब वेट जो है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। भार जो है वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, घनत्व पर निर्भर कर रहा है। चलिए दो रेशियो बना लेते हैं प्यारे बच्चों। W प्रोपोर्शनल टू क्या कर दें, रो कर दें, बना लीजिए रेशियो। W4 किसके लिए, वाटर के लिए, W4 किसके लिए, मरकरी के लिए, राइट है। चलिए वाटर के वेट को काय से डिनोट करा है, x से, मरकरी के वेट को काय से डिनोट करा है, y से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर का घनत्व कितना होना चाहिए, चलिए पहले ऐसा देखते हैं, डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, मरकरी। बोलिए क्लियर है क्या प्यारे बच्चों। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, तो kg पर मीटर क्यूब में होती है 1000, राइट है। kg पर मीटर क्यूब में कितनी होती है, 1000, और मरकरी की तो गिवन है 13.6 इंटू 10⁻³। बोलिए राइट है, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 1000 से 10⁻³ कैंसल आउट हो गया, राइट है। फाइनली क्या आया, x अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 13.6 और जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 13.6, y इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू कितना है, x, राइट है। तो ये रहा आपके सामने आंसर। तरीका भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, इसी प्रकार से एग्जाम में भी सॉल्व करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल्स टू 13.6 इंटू कितना हो जाएगा, x। सही उत्तर क्या है प्यारे बच्चों, C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C, ठीक है। चलिए स्पीड से आगे बढ़ते हैं। 56 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्या बोला जा रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज, पानी का घनत्व पूछा जा रहा है। मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम एट -4 डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखो, हमारे साथ प्रॉब्लम वाटर के साथ कंसेप्ट ये है माय डियर स्टूडेंट, चूंकि पानी जो है वो क्या करता है, एनामोलस बिहेवियर को शो करता है। एनामोलस बिहेवियर को क्या करता है, शो करता है। 0 डिग्री सेल्सियस से यदि आप 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो याद रखिए 0 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने पर, हीट देने पर वाटर का वॉल्यूम जो है प्यारे बच्चों क्या होता है, डिक्रीज होता है। पानी का आयतन जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और हमें पता है कि डेंसिटी बराबर से होता है मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व बराबर से द्रव्यमान बटे आयतन। यदि वॉल्यूम क्या हो रहा है भाई, 0 से लेकर 4 डिग्री तक वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज,
देखिए बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं, जब हम किसी मटेरियल को क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में वो क्या करता है, एक्सपांशन शो करता है, उसमें प्रसार होता है। और प्रसार होता है मतलब क्या होगा, वॉल्यूम या आयतन क्या होता है, प्रसार में बढ़ता है। लेकिन यहां पर पानी के साथ क्या है, पानी के साथ यह है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज। और यदि वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी जो है वो उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि 4 के बाद जब आप 5 पर जाएंगे तो अब वॉल्यूम जो है, आयतन जो है वो इसका भी क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है, राइट है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी, मैक्सिमम। 57 का आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। रीड करिए आप, 1 मिनट। चलिए मेरे बच्चों 62 नंबर वाले क्वेश्चन पर आ जाइए, 62 पर आ जाइए। ठीक है, आओ देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 62। सपोज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस इज F। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि m1 बराबर से m2 बराबर से m है तो दोनों समान द्रव्यमान की वस्तु के लिए फोर्स कितना लग रहा है भाई, ग्रेविटेशन फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। ठीक है, इफ ईच मास इज डबल, यदि प्रत्येक मास को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। भाई उन्होंने बोला कि आप क्या करते हैं, यदि m1 भी m है और m2 भी m है, तो m1 भी m और m2 भी m, तो दोनों में लगने वाला फोर्स कितना होगा, ग्रेविटेशन फोर्स F होगा। बाद में बोल रहे हैं कि m1 और m2 दोनों को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। तो m1 पहले के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 2m, और इवन m2 जो है वो भी कितना हो गया है, 2m, राइट है। कीपिंग द सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम अनचेंज, और दोनों के बीच की जो दूरी थी उन डिस्टेंस में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। सिर्फ मासेस को क्या कर दिया है बच्चों, दोनों के मासेस को क्या कर दिया है, डबल कर दिया गया है। डिस्टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं है। द फोर्स वुड बिकम्स, तो वो पूछ रहे हैं कि जब दोनों के द्रव्यमान को पहले के रिस्पेक्ट में डबल कर दिया गया तो अब जो है फोर्स वो क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें यह बताता है कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, m1 m2 के। भाई दोनों बॉडी के मासेस के प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राइट है। चलिए पहली कंडीशन में क्या करें, फर्स्ट केस में हम क्या करें, फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन में फोर्स F ले लेते हैं, प्रोपोर्शनल टू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, m1 भी m है और m2 भी m है, तो m इंटू m कितना हो गया, m स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। चलिए सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, सेकेंड केस में हम फोर्स को F डैश कंसीडर कर लेते हैं, और दोनों मासेस जो कि m1 और m2 थे, तो m1 की जगह पे भी मैं क्या लिख देता हूं 2m, और m2 की जगह पे भी क्या लिख देता हूं मैं 2m। तो भाई साहब 2 2 जा कितना हो गया 4, और m इंटू m कितना हो जाएगा m स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या आने वाला है, 4m का स्क्वायर आने वाला है। सेकेंड इक्वेशन नाम देते हैं, और दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए आप, राइट है। चलिए तो f डैश डिवाइडेड बाय f इज इक्वल्स टू, f के साथ में क्या आने वाला है m स्क्वायर, और f डैश के साथ में क्या आने वाला है 4m स्क्वायर। तो यहाँ f डैश की जगह पर लिखेंगे 4m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है m स्क्वायर, और m स्क्वायर से m स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, और फाइनली आपके सामने आंसर है f डैश बराबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू f हो जाएगा। प्यारे बच्चों पहले के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, यदि मासेस दोनों डबल कर दिए जाए तो फोर्स जो है वो पहले के रिस्पेक्ट में 4 गुना बढ़ जाएगा, राइट है। ठीक, देखिए यहाँ पर पूरा सूत्र आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। F बराबर से G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर जो है वो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूरी जो है उन्होंने क्या बोली है कि दूरी दोनों ही केस में क्या है, समान है। तो हमने सिर्फ क्या करा है, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सो फाइनल आंसर विल बी 4f। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4f हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 62 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, सुनिए ध्यान से। क्या बोल रहा है, अ बॉडी हैज अ फ्री फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉडी को 20 मीटर की ऊंचाई से फ्री फॉल करवाते हैं, 20 मीटर की ऊंचाई से फ्री फॉल करवाते हैं, राइट है। क्या होता है फ्री फॉल, अरे भाई ग्रेविटेशन के फोर्स के अलावा अगर किसी भी बॉडी पर कोई दूसरा फोर्स यदि काम नहीं कर रहा है, समझ जाइए वो फ्री फॉल की कंडीशन में है।
एक्सेलरेशन बॉडी का यदि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है एग्जैक्टली समझ जाइए वो फ्री फॉल में है, मुक्त रूप से गिरना बोलते हैं। तो 20 मीटर की ऊंचाई से एक वस्तु को फ्री फॉल करवाया, आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, ये बोल रहे हैं 5 मीटर की ऊंचाई तक आने के बाद, आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर दूरी तक गिरने के पश्चात वस्तु की अपनी द बॉडी वुड बी लूज 1/4 ऑफ इट्स टोटल एनर्जी, अपनी कुल ऊर्जा के 1/4 एनर्जी को लूज करेगी, लूज 1/4 ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, गेन 1/4 ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, गेन 3/4 ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, चाहे बॉडी को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंका जाए, टोटल एनर्जी की वैल्यू में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। टोटल एनर्जी तो बॉडी की हमेशा क्या रहने वाली है, जितनी टोटल एनर्जी ऊपर थी उतनी ही टोटल एनर्जी बीच में किसी पॉइंट पर होगी। तो टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा फ्री फॉल के समय न तो बॉडी गेन करती है और न ही बॉडी लूज करती है, बिकॉज यूनिवर्स में हर बॉडी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कुल ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इट मींस एट एवरी पॉइंट द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान क्या होता है, नियत होता है। तो ये जो लूजेस टोटल एनर्जी ए वाला ऑप्शन और गेन टोटल एनर्जी डी वाला ऑप्शन, ये तो हो गया गलत। चलिए अब दूसरे कंसेप्ट पर बात करते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे हम ड्रॉप करते हैं, तो प्यारे बच्चों ऊपर उसके पास होती है सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, गतिज ऊर्जा 0 होगी। और जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। मतलब ये तो क्लियर है कि अगर ऊपर से नीचे फ्री फॉल करवा रहे हैं तो बॉडी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगी, लूज करेगी। देखिए गतिज ऊर्जा का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी क्या करेगी, लूज करेगी। राइट है। चलिए अब देख लेते हैं कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज करेगी। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं। चलिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो स्थितिज ऊर्जा के लिए चूंकि ऊंचाई दे रखी है तो मैं mg और h के हिसाब से ही जाता हूं। क्लियर है। यदि 20 मीटर से ड्रॉप करेंगे तो 20 मीटर से ड्रॉप करने के लिए टोटल कितनी हो जानी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, m इंटू जी इंटू एच। कितना है प्यारे बच्चों, एच कितना है, 20 मीटर है। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी 20 मीटर ऊंचाई के लिए कितनी हो गई, 20 mg हो गई। 20 मीटर ऊंचाई के लिए कितनी हो गई, 20 mg हो गई। लेकिन 20 मीटर ऊंचाई से जब वो 5 मीटर की दूरी, भाई मान लीजिए ये है, ये पृथ्वी की सतह है, यहां से यहां तक कितनी है, 20 मीटर की ऊंचाई है, तो यहां स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 20 mg है। क्लियर भाई साहब। जब ऊपर से नीचे लगभग 5 मीटर की दूरी क्या कर लेती है, तय कर लेती है। चलिए अब निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां से यहां तक आई तो गतिज ऊर्जा क्या करी, लूज करी। कितनी लूज करी, 5 मीटर ऊंचाई के लिए, 5 मीटर ड्रॉप के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और फाइंड करने के बाद जो टोटल है उसमें से आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। आओ निकाल कर देखते हैं। ठीक है, जब ऊपर से नीचे कितना आ गई है बच्चों, ऊपर से नीचे 5 मीटर आ गई है तो यहां से कुल कितनी होना चाहिए, तो यहां से कुल कितनी होना चाहिए, 15 मीटर की होगी। कितनी होगी, 15 मीटर की। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो ऊपर से नीचे 5 मीटर के लिए निकाल लीजिए या फिर 15 मीटर ऊंचाई के लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लीजिए और उसको इसमें से माइनस कर दीजिए। राइट है क्या। आओ सॉल्व करते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं क्या आने वाला है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या लगाएंगे, mg इंटू कितना लगाएंगे, h। चलिए h कितना है, 5 ले लेते हैं। मैंने ऊपर से कितना लिया है, 5। मैं नीचे से भी सॉल्व कर सकता हूं इसको। राइट है। चलिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर से कितनी आ रही है माय डियर स्टूडेंट, 5m इंटू कितनी आ रही है, g आ रही है। कितनी आ रही है, 5m इंटू कितनी आ रही है, g आ रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने कितनी निकाली है, 5mg आ गई है। राइट है। ये हमने 5 मीटर पर क्या निकाली है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमने क्या करी है, फाइंड करी है। राइट है। अब हमें देखना यह है, अब हमें देखना यह है कि यहां पर से जो है वो कितनी ये लूज करेगा या फिर कितनी ये गेन करेगा। ठीक है। तो एक काम करो भाई, एच ऊंचाई के लिए यदि कितनी है, 20 mg है और 5 मीटर पे यदि कितनी आ रही है, 5 mg आ रही है। यहां पर कितनी आ रही है, 5 mg आ रही है। दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये 20 mg की 20 मीटर ऊंचाई पर जो स्थितिज ऊर्जा है, 5 मीटर नीचे आने के बाद स्थितिज ऊर्जा हो जाती है 5 mg। मतलब अपनी इनिशियल वैल्यू के कितने हो गई है, ये 1/4। भाई 5/20 कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो ऊपर से नीचे आते वक्त जो है कुल कितनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज कर रहा है, ये लगभग 1/4 पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देगा, लूज कर देगा।
आया समझ में? यदि कंफ्यूजन हो रहा है प्यारे बच्चों तो एक काम करो, 20 मीटर ऊंचाई के लिए स्थितिज ऊर्जा है 20 mg। जब ऊपर से नीचे 5 मीटर पर आ जाता है तो बच्चों अर्थ की सरफेस से कितनी ऊंचाई पर बचती है बॉडी? 15 मीटर की ऊंचाई पर बचती है। 15 मीटर के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो 15 मीटर के लिए स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 15 mg, राइट है। 20 मीटर पे कितनी है? 20 mg। 15 मीटर पे कितनी है? 15 mg, राइट है। तो लूज कितना करा है? तो 20 माइनस 15 कितना आ गया? 5। और 5 जो है वो 20 का कितना होता है? 1/4 होता है। तो कितनी लूज कर रहा है? 1/4 क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा। क्लियर है? बढ़िया न्यूमेरिकल, बढ़िया कंसेप्ट का था ये। चलिए 63 के आगे बढ़ते हैं। 63 के बाद आते हैं 69 पर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 मिनट में इसका आंसर आ जाना चाहिए, राइट है। आइए देखिए, 2 बॉडीज ए एंड बी, 2 वस्तुएं आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटीज। 2 बॉडी है ए और बी, दोनों समान वेलोसिटी से क्या कर रही है? मूव कर रही है, ठीक है। चलिए वी ए बराबर से वी बी बराबर से क्या है? वी है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। द मास ऑफ बी इज डबल दैट ऑफ ए। भाई साहब ए का मास जो है वो बोल रहा है बी के मास के क्या है? डबल है। एम ए विल बी 2 टाइम्स ऑफ एम बी, डाटा मैंने लिख दिया है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इस हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मोमेंटम ऑफ बी विल बी डबल दैट ऑफ ए। भाई बी का संवेग बोले ए से ज्यादा है। मोमेंटम ऑफ ए विल बी डबल दैट ऑफ बी, बोले ए का संवेग बी के संवेग से डबल है। आओ निकाल लेते हैं चारों ऑप्शन के। आप चूंकि चारों में संवेग की बात कर रहा है, मोमेंटम की बात कर रहा है, तो मोमेंटम निकाल लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मोमेंटम पी बराबर से क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। अगर 2 बॉडी जिनकी वेलोसिटीज क्या है? सेम है, तो ध्यान रखिए फिर मोमेंटम सॉल्व करने के लिए हमें किसके हिसाब से जाना पड़ेगा? मास के हिसाब से जाना पड़ेगा। यदि वेलोसिटी समान है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा होगा। यदि वेलोसिटी समान है तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसी का संवेग क्या होगा? अधिक होगा, राइट है। और हमें दिख रहा है कि ए का संवेग बी के रिस्पेक्ट में क्या है? डबल है। तो अगर ए का संवेग बी के रिस्पेक्ट में डबल है तो ए का संवेग जो होगा वो भी क्या होगा? बी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ए का संवेग जो है वो भी बी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ध्यान रखिए, मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी सेम होगी तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, और अगर मास सेम बोला वेलोसिटी अलग अलग है तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। यहां उन्होंने बोला कि वेलोसिटी क्या है? सेम, तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, राइट है। ए का मास बी के रिस्पेक्ट में ज्यादा है तो ए का मोमेंटम बी के रिस्पेक्ट में डबल होगा, राइट है। मोमेंटम ऑफ बी विल बी डबल, गलत है। मोमेंटम ऑफ ए विल बी डबल दैट ऑफ बी। बी ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों? करेक्ट है, राइट है। बी ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों? करेक्ट है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 69 के बाद हम आते हैं क्या? 70। देखिए ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण के दौरान, भाई साहब सूर्य ग्रहण का मतलब यह होता है ये रही पृथ्वी, ठीक, ये रहा सन, क्लियर, और बीच में कौन आ गया भाई साहब? मून आ गया। कौन आ गया? मून। तो ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स द अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून, बिल्कुल गलत। द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड अर्थ, बिल्कुल सही है। लोअर क्लासेस से पढ़ता है, बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। द मून कम्स एग्जैक्टली हाफ है बिटवीन, गलत। द सन कम्स इन बिटवीन, सन का तो सवाल ही नहीं उठता है आने का। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर? बी। 70 का आंसर क्या हो गया? बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई, करिए सॉल्व। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, करिए सॉल्व। क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा? तो प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर यहां ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। यदि एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाइए, ये हो जाएगा ms-2। क्या हो जाएगा? ms-2, राइट है। सो द फाइनल आंसर विल बी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, क्लियर। चलिए तो 71 का आंसर कितना है? बी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 71 के बाद आते हैं 77 पर। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान दीजिए। आइए पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो बात कर रहा है कॉन्केव मिरर की। फोकस दूरी, फोकल लेंथ दे रखी है 16 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन की पहली लाइन बोल रही है कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहां रखा हुआ है? एट
द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। ध्यान रखिए, यदि फोकस कितना है 16 सेंटीमीटर, तो मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर 16 से डबल, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 2 इंटू एफ, राइट है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा 2 इंटू 16, क्लियर, 2 इंटू 16, ये हो जाएगा कितना 32 सेंटीमीटर, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे बोल रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय 8 सेंटीमीटर टुवर्ड द फोकस, यहां तो समस्या गंभीर है क्वेश्चन में। भाई साहब ये आपका हो गया कॉन्केव मिरर, मान लीजिए ये फोकस है और मान लीजिए ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोल रहा है पहले ऑब्जेक्ट यहां रखा था, अब बोले ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ कितना शिफ्ट करा है, 8 सेंटीमीटर शिफ्ट करा है। चलिए याद करिए, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो कॉन्केव मिरर क्या करता है, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज बनाता है। क्या बनाता है, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज बनाएगा। भाई साहब फोकस कितना दे रखा है 16, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा 32 सेंटीमीटर। बोलिए क्लियर है। यदि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ क्या कर दिया गया, 8 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट कर दिया गया, मतलब जो ऑब्जेक्ट यहां था वो अब यहां से शिफ्ट होकर के कहां पर आ गया प्यारे बच्चों, वो अब यहां से शिफ्ट होकर के यहां आ गया, मान लीजिए। बोलिए क्लियर है, मतलब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आ गया है। चलो क्या होता है आपको कैसे से याद होना चाहिए, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा तो इमेज कैसी बनती है, रियल, कैसी बनती है, इन्वर्टेड, और साथ ही साथ बनने वाली इमेज का साइज इस बार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे वाले जितने भी केसेस हैं उन सारे केसेस में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, ध्यान रखिएगा। तो सी और एफ के बीच में आ गया है ऑब्जेक्ट, मतलब अब इमेज कैसी बन रही है, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और साइज में बड़ी बनेगी, राइट है। 8 सेंटीमीटर टुवर्ड द फोकस, द नेचर ऑफ द इमेज विल बी, अभी मैंने क्लियर करा आपको, द नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज इन साइज, ठीक है। रियल एंड मैग्नीफाइड बिल्कुल सही है, वर्चुअल गलत, रियल एंड रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड का मतलब छोटा, बिल्कुल गलत है, वर्चुअल नहीं बनेगी, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हो जाएगा, ठीक। 6 केसेस याद रखिएगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, रियल एंड मैग्नीफाइड। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 77 के बाद आते हैं नेक्स्ट 78 पर। देखिए फिर क्वेश्चन किसका है, ऑप्टिक्स का है, सुनिए ध्यान से। अ पेंसिल इज प्लेस्ड अपराइट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। इस बार हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस और ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे पास है पेंसिल, और वो ऑब्जेक्ट जो है जिसकी हम पेंसिल की हम बात कर रहे हैं वो कॉन्वेक्स लेंस से कितनी डिस्टेंस पर रखी हुई है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी हुई है। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, जिसकी फोकस दूरी जो है, फोकल लेंथ जो है प्यारे बच्चों कितनी है, 15 है। भैया कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ यदि 15 सेंटीमीटर है और पेंसिल जो कि ऑब्जेक्ट है यदि वो लेंस से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, इसका मतलब तो यही हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के, भाई फोकस कितना है 15 सेंटीमीटर, राइट, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेंस से 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये पेंसिल है, ये डिस्टेंस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों इसका मतलब तो यही हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के और पोल के बीच में आ गया। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पेंसिल एज अ ऑब्जेक्ट फोकस के और पोल के बीच में रखी है। द नेचर ऑफ द इमेज ऑफ द पेंसिल विल बी, याद रखिए कॉन्वेक्स लेंस 5 केसेस में कैसी इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड। बट लास्ट केस है जिसमें ऑब्जेक्ट यदि फोकस के और पोल के बीच में हो तो बनने वाली इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और लार्ज साइज की बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज साइज। तो अगर फोकस के और पोल के बीच में है पेंसिल तो बनने वाली इमेज कैसी होगी, रियल नहीं होगी, फिर से रियल नहीं होगी, बिल्कुल वर्चुअल होगी, बिल्कुल इरेक्ट होगी। रिड्यूस का मतलब छोटा, जी नहीं, छोटी नहीं होगी, फिर गलत, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड का मतलब आकार में बड़ी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। केसेस ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ते हैं। 78 के बाद में आते हैं 85 पर, सुनिए ध्यान से। अ लेडी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, एक लेडी जो है एक समतल दर्पण या प्लेन मिरर के सामने लगभग 1 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ी है, ठीक है। इस बार कौन सा मिरर बोला है, प्लेन मिरर। बच्चों ध्यान रखो, ये प्लेन मिरर और ये लेडी है। प्लेन मिरर में क्या पढ़ा था हमने कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है बनने वाली इमेज का डिस्टेंस भी क्या होता है, उतना ही होता है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल बी सेम एज दैट ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। यदि लेडी 1 मीटर की दूरी पर है तो मिरर से बनने वाली इमेज की डिस्टेंस भी कितनी होगी, 1 मीटर होगी, ठीक है। शी वॉक 60 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर। अब लेडी क्या करती है, 60 सेंटीमीटर किधर जाती है, मिरर की तरफ जाती है। तो ये 60 सेंटीमीटर आगे की तरफ आई,
चलिए क्या पढ़ा है हमने, ध्यान रखिए। प्लेन मिरर के केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड द मिरर देन इमेज इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड द मिरर। जैसी जैसी हरकत ऑब्जेक्ट करने वाला है, यदि ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा तो बनने वाला प्रतिबिंब किधर आएगा, मिरर की तरफ आएगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। यदि ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा तो बनने वाला प्रतिबिंब मिरर की तरफ आएगा, और यदि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से दूर जाएगा तो बनने वाला प्रतिबिंब भी क्या करेगा, मिरर से दूर जाएगा। तो इनने बोला कि भाई साहब ये आपका प्लेन मिरर है, पहले कहां पर थी जो है लेडी, पहले लेडी जो थी, सपोज करिए ये लेडी है आपकी, ये पहले कहां पर थी, 1 मीटर दूरी पर थी, तो बनने वाला प्रतिबिंब भी कहां बन रहा था, 1 मीटर दूरी पर ही बन रहा था। अब ये बोल रहे हैं कि अगर लेडी क्या करती है, 60 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर, 60 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, तो 1 मीटर इट मींस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 100 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर मूविंग टुवर्ड द मिरर, तो मान लीजिए यहां से शिफ्ट होकर के यहां आ जाती है। ठीक है, चलिए यहां से कितना शिफ्ट हुई, 60 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर गई, चेक करिए यहां। तो बच्चों अब लेडी की मिरर से डिस्टेंस कितनी है, 40 सेंटीमीटर। अगर लेडी 60 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर गई है तो अंदर बनने वाली इमेज जो है वो भी क्या हुई होगी, 60 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर ही शिफ्ट हुई होगी। मतलब अब यदि लेडी 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर खड़ी है तो लेडी की जो इमेज है वो भी कितने डिस्टेंस पर है प्यारे बच्चों, मिरर से वो भी कितने पर है, 40 सेंटीमीटर पर। राइट है, द डिस्टेंस ऑफ हर इमेज नाउ फ्रॉम हरसेल्फ, उसकी खुद की इमेज की डिस्टेंस बतानी है, उसकी खुद के, या यूं बोल दीजिए उसके खुद से हमें उसकी इमेज की डिस्टेंस बतानी है। चलिए तो यहां से यहां तक कितना है, 40 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक उसका बन रहा है इमेज, अगेन ये कितना है, 40 सेंटीमीटर। माय डियर 40 प्लस 40 कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर। ये रही लेडी और ये रहा उसका इमेज, तो लेडी से इमेज का डिस्टेंस कितना है, 40 प्लस 40 कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज 80 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? राइट है, ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक, 86 पर आते हैं। किस पर आ जाता है, 86 पर। द ब्राइटनेस ऑफ अ स्टार डिपेंड्स ऑन, किसी तारे की दीप्ति जो है वो किस चीज पर निर्भर करती है, साइज एंड टेम्परेचर ओनली, साइज एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, साइज टेम्परेचर एंड मास, या फिर साइज टेम्परेचर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। प्यारे बच्चों मास को अलग हटा दीजिए, द्रव्यमान का कुछ भी लेना देना नहीं है। ब्राइटनेस ऑफ द स्टार जो है वो साइज, डिस्टेंस और टेम्परेचर तीनों पर ही क्या करता है, डिपेंड करता है। राइट है, तो 86 का इस प्रकार के क्वेश्चन के जो आंसर है वो आप सीधे सीधे ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा कोई ऐसा लॉजिकल नहीं हो सकते हैं ये। तो 86 का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, साइज पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ डिपेंड करेगा किस पर, डिस्टेंस पर। क्लियर है, 86 का सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर कहां पर आ जाते हैं हम, 92 पर आ जाते हैं। राइट है, चलिए देखिए जरा ध्यान से, देखिए जरा ध्यान से क्या होगा, सुनिए क्या बोल रहा है। अ ग्लास वेसल इज फिल्ड विथ अ ग्लास वेसल इज फिल्ड विथ वाटर। राइट है, अ ग्लास वेसल इज फिल्ड विथ वाटर टू द रिम एंड अ लीड इज फिक्स्ड टू इट टाइटली। देखिए हिंदी में हमें कुछ बेसिकली बहुत ज्यादा अभी क्वेश्चन रीड करके समझ में नहीं आ रहा, हम इंग्लिश में हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ये वाला जो फर्स्ट लाइन है वो हमें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रही है, हम आ जाते हैं हिंदी पर। कांच का कोई बर्तन है, जल से आपने क्या करा, लबालब भरा है और उस पर एक ढक्कन कस कर लगा दिया। ठीक है, ध्यान रखिए बर्तन काय का है, कांच का है। ठीक है, पानी पूरी तरह से भरा और ढक्कन को बंद कर दिया है। तब इसको कुछ घंटों के लिए फ्रीजर के अंदर रख दिया जाता है। पानी से भरा है, ढक्कन लगा दिया है, कुछ घंटों के लिए फ्रीजर में रखा है। फ्रीजर क्या करेगा, उसका टेम्परेचर डाउन करेगा। क्या करेगा फ्रीजर उसका, या यूं बोल दीजिए कि फ्रीजर में रखा है तो उसमें क्या होगा, कूलिंग होगी। ठीक है, अच्छी बात है। निम्नलिखित में से क्या होने की प्रत्याशा है, इनमें से क्या होगा। द वाटर फ्रीजेस टू आइस एंड द लेवल ऑफ आइस कम्स डाउन। ठीक है, पानी जो है वो, वाटर जो है फ्रीज होगा, आइस में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहां दे रखा लेवल ऑफ आइस कम्स डाउन, आइस का जो लेवल है वो कम, डाउन बोले तो कम नहीं होगा। ठीक है, द वाटर इन द ग्लास वेसल सिंपली फ्रीजेस टू आइस, कांच के उस बर्तन का जल बर्फ के रूप में सिर्फ क्या होगा, जम जाएगा। बच्चों आप ये एक्टिविटी एक बार घर पे करके जरूर देखिएगा। भाई मान लीजिए आप किसी कांच की बोतल में क्या करते हैं, पानी को लबालब भर करके यदि आप क्या करते हैं, फ्रीजर के अंदर रखते हैं। क्लियर है, तो बेसिकली होता क्या है प्यारे बच्चों, कूलिंग होता है। कूलिंग से टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो आपको पता है जब हम ऊष्मा देते हैं ताप बढ़ता है, ताप बढ़ता है तो एक्सपांशन या प्रसार होता है।
इसका उल्टा सोच करके देखिए, यदि हम क्या करेंगे, हीट बाहर करेंगे, ड्रॉ करेंगे, यदि हम कूलिंग करेंगे, राइट है, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और टेम्परेचर यदि ताप कम होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। और चूंकि ग्लास की बोतल है तो कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण ग्लास की बोतल जो है वो क्या हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्रैक। द ग्लास वेसल ब्रेक, यही चाहिए था, द ग्लास वेसल ब्रेक ड्यू टू द एक्सपांशन एज वाटर फ्रीजेस टू आइस। कांच की बोतल जो है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी आपकी, राइट है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, राइट है। चलिए और आगे बढ़ते हैं 92 के बाद। नेक्स्ट मैं आ जाता हूं किस पर, 93 पर। चलिए इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। अ सिंपल सर्किट कंटेन अ 12 वोल्ट बैटरी, ठीक, कितने वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज लिख लेते हैं 12 वोल्ट, एंड अ बल्ब हैविंग 24 ओम रेजिस्टेंस, और एक बल्ब है जिसका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 24 ओम। When you turn on the switch, जैसे ही आप बटन दबाते हैं, the ammeter connect in the circuit would read, तो जो एमीटर लगा हुआ है वो क्या रीड करेगा। बच्चों एमीटर क्या करता है, करंट की वैल्यू बताता है। इट मींस हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस वोल्टेज और इस रेजिस्टेंस से क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, देन R इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय I। वैल्यू इक्वेट करिए, V कितना है प्यारे बच्चों, 12 वोल्ट, ठीक। एक मिनट रुकिए, हमें निकालना क्या था, एमीटर करंट निकालना, हमने इसको उल्टा अरेंज कर लिया है, हम तो रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, राइट है। चलिए ये हो गया I और ये हो जाएगा R। रेजिस्टेंस कितना है, 24, ठीक, 12 1 जा 12 2 जा 1/2, इट मींस 0.5, क्या आ गया, एम्पियर। तो एमीटर जो है वो कितना रीड करेगा, रीडिंग कितनी देगा, 0.5 एम्पियर की रीडिंग देगा, 0.5 एम्पियर की रीडिंग देगा। सो 93 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 94 पर आ जाइए, बढ़िया क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी से सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सुनिए। 3 रेजिस्टर, प्यारे बच्चों कितने प्रतिरोध है, 3 रेजिस्टर है, विच मैग्नीट्यूड्स, 3 रेजिस्टर विथ मैग्नीट्यूड्स 2 4 एंड 8 ओम। 3 रेजिस्टर है, एक है बच्चों कितने का, 2 ओम का, दूसरा कितने का है, 4 ओम का, और तीसरा जो है वो कितने का है, 8 ओम का, ठीक है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, चलो ये जोड़ दिया पैरेलल में, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 4 ओम, और ये हो गया 8 ओम, ठीक है। क्या बोल रहा है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम वुड बी, अरे भैया कुछ नहीं करना है, इसमें तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। चलो क्या फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्लियर है, आओ सॉल्व करते हैं। चलिए 1/r इक्वल्स टू 1/r1 इट मींस 2, 1/r2 इट मींस 4, और 1/r3 इट मींस कितना है, 8। क्या एलसीएम लेंगे, 1/2 1/4 1/8 का एलसीएम कितना ले लिया मैंने, ये हो गया 8। ऊपर क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 8 1 जा 8। बोलिए क्लियर है, आओ सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों 1/r इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 और 2 6 प्लस 1 कितना, 7 डिवाइडेड बाय 8। लेकिन टोटल रेजिस्टेंस 1/r नहीं है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इनवर्स करना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू, भाई मैंने इसको उल्टा करा तो ये हो गया 8/7, कितना हो गया 8/7, क्या आ रहा है आंसर 8/7, 8/7। ओहो ऑप्शन थोड़े से अजीब है, 8/7 सॉल्व करेंगे तो लगभग 1.1 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लगभग 1.1 ओम। लेस देन 2 ओम, हाँ 1.1 ओम तो 2 से कम ही दिखाई दे रहा है, तो लेस देन 2 ओम ठीक है। मोर देन 2 ओम बट लेस देन गलत जवाब है, 4 ओम नहीं आ रहा है, 14 ओम भी नहीं आ रहा है, सही उत्तर क्या है, लेस देन 2 ओम। चूंकि उत्तर आया है 8/7 दैट इज 1.1 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट है, बढ़ना चाहिए आगे, ध्यान रखिए। चलिए 94 से आगे बढ़ते हैं, फिर सर्किट आ गया, कोई बात नहीं सॉल्व कर लेते हैं, आइए। चलिए क्या करें, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, ये दे रखा भैया आपको है ना, चित्र में ध्यान से देखिए आप, 2 4 और 6 के 3 रेजिस्टेंस काय में लगा रखे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बच्चों एक के नीचे एक होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इनका जो भी इक्विवेलेंट आएगा, इनका जो भी कुल प्रतिरोध आएगा, ये पूरा की पूरा बॉक्स चूंकि 8 वाले के साथ एक ही लाइन में है, तो इन तीनों का जो भी रेजिस्टेंस टोटल आने वाला है वो इसके साथ काय में लेंगे, सीरीज या श्रेणी क्रम में लेना पड़ेगा। देखिए आप सर्किट कभी भी चित्र बना हुआ है ना, तो बच्चों सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में है, राइट है। तो 2 4 और 6 के तीनों काय में है,
पैरेलल में है और इनका जो भी टोटल आएगा वो 8 वाले के साथ काय में होगा, सीरीज में होगा। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, हमें अभी भी यही करना है, इस पूरे की पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। चलिए मैं इसको नाम दे देता हूं, ये R1, ये R2 और ये कितना है R3। चूंकि तीनों पैरेलल में है डायरेक्ट लगाते हैं फॉर्मूला। R1 कितना है 2, R2 कितना है 4 और R3 कितना है 6। लीजिए एलसीएम, ठीक है, बड़ी वैल्यू के हिसाब से ले लेते हैं, 6 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या आने वाला है, 2 3 जा 6, राइट है। 4 को 6 से करेंगे 1.5, राइट है, क्लियर। और 6 1 जा कितना हो जाएगा 6, करो सॉल्व। 1/r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 5 कितना आ गया बच्चों, 5.5 डिवाइडेड बाय 6। भाई 1/r थोड़ी चाहिए, r चाहिए, चलिए उल्टा कर दीजिए। यदि r चाहिए तो r इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5.5। प्यारे बच्चों पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा, तो ये हो गया 5 11 जा 55 और 5 12 जा 60। तो इनका जो आ रहा है तीनों का वो आ रहा है 12/11, सिर्फ इनका कितना आ रहा है 12/11। और ये 12/11 जो है वो इस 8 वाले के साथ काय में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। चलिए श्रेणी क्रम में तो क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, और जोड़ देते हैं। तो 12/11 बराबर से प्लस 8 वाले को जोड़ दिया, करिए सॉल्व, क्या आ जाएगा 12 + 88 डिवाइडेड बाय कितना है 11। तो क्या दिखाई दे रहा है, 100 बाय कितना आ रहा है 11, कितना आ रहा है 100/11। देखिए ऑप्शन 12 ओम गलत है, यहां देखिए 12 8 जा 96 + 100, क्या न्यूमरेटर में 100 होगा, नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं है। 11 9 जा 99, 99 + 1 कितना 100, तो 100/11। अरे ये वही वैल्यू है जो हमने निकाली है, ठीक। 9 is 1/11, 11 9 जा 99 + 1 100/11। सही उत्तर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है, 102 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 पर आ जाइए, ठीक। अ रेसिंग कार एक्सेलरेट ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट। एक रेसिंग कार जो है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है और एक सीधे रोड पर आगे की तरफ एक्सेलरेट होती है। प्यारे बच्चों चूंकि रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, टू अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई मतलब 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, फाइनल वेलोसिटी की, 50 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम तक मोशन कर रही है, सो इट विल बी मूविंग विद सम वेलोसिटी, 25 सेकेंड तक क्या करती है, मोशन करती है। Assuming uniform acceleration of the car throughout, the distance covered in this time is, भाई साहब 25 सेकंड में कार ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें वो फाइंड करना है। आओ निकाल लेते हैं। देखिए मोशन की जो 3 इक्वेशन है, v = u + at, चूंकि उसमें डिस्टेंस तो आ ही नहीं रहा है तो पहली इक्वेशन तो हम यूज नहीं करेंगे। तीसरी इक्वेशन यदि हम लेते हैं v² = u² + 2s, तो चूंकि उसमें टाइम नहीं आ रहा है तो हम थर्ड इक्वेशन भी नहीं लेंगे, हमारे पास बचती है सेकेंड इक्वेशन। मैं वही यूज करता हूं, s बराबर से ut प्लस क्या हो जाएगा हाफ at²। चूंकि रेस्ट से चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये पूरी टर्म 0, तो s बराबर से सिर्फ क्या बच रहा है, हाफ at²। समस्या ये आ रही है कि टाइम तो है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, कोई बात नहीं, ये लो समीकरण 1। आओ एक्सेलरेशन निकाल लो। प्यारे बच्चों v बराबर से क्या होता है, u + at, यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि रेस्ट से चलेगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो v बराबर से सिर्फ क्या होगा, a × t, तो a बराबर से क्या हो जाएगा, v/t। बोलिए राइट है, वैल्यू इक्वेट करिए। बच्चों वेलोसिटी कितनी है 50 और टाइम कितना है 25, तो 50/25 करेंगे, 50/25 कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलिए राइट है। इस एक्सेलरेशन को यहां से यहां रखिए, आंसर आ जाएगा, राइट है। चलिए s बराबर से हाफ, a की जगह पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 2 लिखेंगे, ये हो गया 2 इंटू टाइम t कितना है बच्चों 25 है, पर चूंकि 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 25 का स्क्वायर। बोलिए राइट है क्या भाई, मेरे 2 से 2 कैंसल आउट, 25 का स्क्वायर कितना आ गया 625 मीटर, ये आ गया आपका आंसर। डाटा जरूर लिखिए, आपको क्लियर होगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और क्या आंसर आएगा। सही उत्तर क्या है 625, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं 108 के बाद, नेक्स्ट आते हैं 109 पर, सुनिए ध्यान से, ठीक है। अ मैन वेइंग 70 किलोग्राम, 70 किलोग्राम मास दे रखा है उसका, 70 किलोग्राम मास दे रखा है, इज कमिंग डाउन इन अ लिफ्ट, राइट है, इज कमिंग डाउन इन अ क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति का वेट 70 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है, इज कमिंग डाउन इन अ लिफ्ट, इफ द केबल ऑफ द लिफ्ट ब्रेक,
यदि लिफ्ट के ऊपर की रस्सी क्या हो जाती है, टूट जाती है, क्या होगा? जब लिफ्ट की केबल ब्रेक होगी, पता है क्या होगा? तो अब लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल होगी। क्या होगी? अब लिफ्ट फ्री फॉल, मुक्त रूप से नीचे की ओर आएगी। ब्रेक सडनली एकदम से टूट जाती है। द वेट, बिल्कुल क्लियर बोल रहा है, डोंट बी कंफ्यूज, बिल्कुल क्लियर बोल रहा है, 3-4 बार चिल्लाएंगे, बिल्कुल क्लियर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वेट, द वेट ऑफ द मैन वुड बिकम, अरे भाई जब लिफ्ट की रस्सी टूटी तो फाइनली लिफ्ट को आना किधर है? नीचे ही आना है। और जब लिफ्ट को नीचे आना है तो कितने एक्सेलरेशन से आना है? जी अभी मैंने बताया था आपको कि फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, जब बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाता है। और जब बॉडी लिफ्ट जब फ्री फॉल होती हुई नीचे आएगी तो प्यारे बच्चों एपरेंट वेट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? इसके अंदर जो व्यक्ति है उसके एपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो फॉर्मूला होता है W बराबर से m g माइनस कितना होता है? ma। ये होता है एपरेंट वेट का फॉर्मूला जब लिफ्ट a एक्सेलरेशन से किधर आती है? नीचे। लेकिन चूंकि लिफ्ट भाई रस्सी कटने के कारण फ्री फॉल हो रही है, और फ्री फॉल हो रही है मतलब a की वैल्यू g के बराबर होगी, तो W बराबर से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? mg माइनस m, और a की जगह फिर क्या लिखेंगे जी? mg माइनस mg कितना हो गया? 0। तो व्यक्ति का वेट जो है वो कितना होगा? 0। ये वेटलेसनेस की कंडीशन में आ जाएगा। ध्यान रखिए, लिफ्ट जब मुक्त रूप से नीचे की ओर आती है तो उसके अंदर रखे हुए बैठे हुए व्यक्ति का या पिंड का जो वेट है वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। आभासी भार जो है, एपरेंट वेट जो है बेसिकली कितना मेजर करते हैं हम? 0। वेटलेसनेस हो जाता है। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट, ध्यान रखिए। क्लियर? तो 109 का आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 देखिए। ठीक, अ गिवन कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, एक कंडक्टर है जिसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर, प्रोड्यूसेस एन अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू 2000 जूल। भैया 1 एम्पियर के करंट पर कितनी हीट प्रोड्यूस करता है? 2000 जूल। इफ द करंट थ्रू द कंडक्टर इज डबल, अब करंट को क्या कर दिया? डबल कर दिया। भैया करंट को डबल कर दिया है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, तो हमें निकालना है कि विद्युत धारा को डबल करने पर अब हीट कितनी हो जाएगी। सुनिए ध्यान से प्यारे बच्चों, हीट के फॉर्मूले होते हैं, पहला फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R इंटू टी, दूसरा फॉर्मूला होता है V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इंटू टी, और तीसरा फॉर्मूला हम लिख सकते हैं VI इंटू टी। हमने क्वेश्चन रीड करा और क्वेश्चन रीड करके हमको ये समझ में आया कि हीट का वेरिएशन किसके साथ हो रहा है? करंट के साथ हो रहा है। न तो रेजिस्टेंस के बारे में कोई बात की जा रही है और न ही टाइम के बारे में। तो 1, 2 और 3, इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला जो है इस क्वेश्चन के लिए हमें लगाना चाहिए? तो दूसरे और तीसरे फॉर्मूले में, देखिए तीसरा वाला फॉर्मूला तो बेसिकली V और I और T दे रखा होता है, तभी हम डायरेक्टली क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो मेनली बचते हैं पहला और दूसरा फॉर्मूला। और अगर करंट के साथ रिलेशन बनाना है यदि आपको हीट का, तो हम H बराबर से I स्क्वायर RT के साथ में जाएंगे। मैं क्लियर करता जा रहा हूं आपको। तीसरा वाला जब V दे रखा, I दे रखा और T दे रखा, तब हम यूज करते हैं। अदरवाइज जनरल फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी होता है। चूंकि पोटेंशियल के बारे में कोई बात नहीं करी है, विभव के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, चर्चा नहीं कर रहा है, सेकंड फॉर्मूले के हिसाब से नहीं जाएंगे। तो बच रहा है I स्क्वायर RT, और यहां से समझ में आ रहा है कि H प्रोपोर्शनल है किसके? I स्क्वायर के। यदि मैं विद्युत धारा को क्या कर देता हूं प्यारे बच्चों? डबल कर देता हूं। चलो करो डबल, तो I की जगह 2 लिख दिया, डबल कर दिया, लेकिन 2 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो जब मैंने विद्युत धारा को डबल किया, चलिए मैं कैलकुलेटरी मेथड कर देता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा। विद्युत धारा डबल कर दी तो ऊष्मा या हीट 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 गुना हो जाएगी। यदि करंट आप डबल कर देते हैं तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हीट अपनी पहली वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी? 4 गुना। मतलब पहले यदि ऊष्मा या हीट कितनी है? 2000 जूल, तो 2000 का 4 गुना कितना होता है? 8000। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 8000। और अगर आपको डायरेक्ट मेथड समझ में नहीं आ रही है तो बच्चों इस रिलेशन से दो रेशियो बना लो। चलिए H1 बाय H2 बराबर से I1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय I2 स्क्वायर। ठीक है, हीट क्या? पहली हीट 2000 थी, बाद में हीट निकालना है। पहले करंट मालूम नहीं है, आई ले लेते हैं। अच्छा दे रखा है क्या? चलिए 1 एम्पियर दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। फिर I2 उसने क्या बोला? डबल कर दिया। डबल मतलब 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। चलिए वैसे ही बोलते हैं 1/2 का क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। बच्चों 2000 डिवाइडेड बाय H2 इज इक्वल्स टू 1/4। भाई H2 इंटू 1 H2 और 2000 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 8000। कितना आ जाएगा? 8000 जो। ठीक, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक, सही उत्तर है 8000 जो। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 110 के बाद आते हैं 114 पर, 114 पर।
द इम्पल्स ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स। किसी बल के द्वारा किसी कण पर काम करने वाला आवेग जो है वो इनमें से किसके परिवर्तन के बराबर होता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखो, इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, या आप I बराबर से फोर्स इनटू चेंज इन टाइम भी लिख सकते हैं। यदि मैं न्यूटन का सेकंड लॉ लगाता हूं, न्यूटन का द्वितीय गति का नियम लगाता हूं, जो कि होता है F बराबर से dp बाय dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, और इस dt को यदि मैं यहां गुणा करता हूं तो F इंटू dt बराबर से क्या हो रहा है dp, और भाई साहब फोर्स इंटू dt किसके बराबर है I के, तो इसकी जगह पर I आ जाएगा, और I बराबर से क्या हो गया dp। चेक करिए, इंपल्स या आवेग किसके बराबर आ गया, संवेग में परिवर्तन के, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, चेंज इन इट्स मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन के बराबर है। तो इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। क्लियर, बढ़े आगे भाई, चलो बढ़ते हैं 114 के बाद आ जाते हैं 117 पर। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, इनमें से कौन सी एनर्जी या ऊर्जा ऐसी है जिसे स्टोर किया नहीं जा सकता है। ठीक है, देखिए न्यूक्लियर एनर्जी। प्यारे बच्चों, बेसिकली जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो अपने अंदर न्यूक्लियर एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे यूरेनियम का उदाहरण ले लीजिए आप, यूरेनियम जो है वो अपने अंदर क्या करता है, न्यूक्लियर एनर्जी को स्टोर करता है। तो पहले उसने पूछा कि कौन स्टोर नहीं करता है, तो न्यूक्लियर एनर्जी तो करती है। पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य जो है वो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाकर के स्टोर हो जाता है, राइट है, दूसरा भी सही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि करंट के फ्लो के कारण जो एनर्जी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। करंट के फ्लो के कारण स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, करंट के फ्लो के कारण जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। मूविंग चार्ज के कारण जो एनर्जी है बेसिकली वो कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो स्टोर्ड नहीं होती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केमिकल एनर्जी, हर सेल हर बैटरी के अंदर केमिकल के फॉर्म में केमिकल एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। तो ये भी स्टोर होती है, ये भी स्टोर होती है, और ये भी क्या होती है, स्टोर होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो स्टोर नहीं होती है, राइट है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा, राइट है। और ये लास्ट सवाल, आखिरी क्वेश्चन जो है वो ये रहा, ठीक है, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, देखकर डर लग रहा है, लेकिन नहीं लगना चाहिए। द मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ पर एक कार मूव कर रही है, इज शोन बाय द फॉलोइंग फिगर, दिए गए चित्र से दर्शाया गया है, राइट है। द कार स्टार्ट फ्रॉम O एंड रिचेस एट A, B एंड C एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। कार O से चलना प्रारंभ करती है, A पर जाती है, B पर जाती है और फाइनली C पर जाती है, अलग अलग इंस्टेंट पर। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम O टू C, जब O से C पर आती है, एंड बैक टू B। अच्छा, O से C आती है और C से फिर कहां जाती है, B पर जाती है। O से C आती है एंड अगेन C से कहां रिटर्न बैक करती है, B की ओर, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर, ये पूछ रहे हैं यदि O से C आती है और C से वापस कहां आ जाती है, B पर, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कार, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रही है वो निकालना है। बच्चों डिस्टेंस जो है हमेशा होता है पॉजिटिव, आगे जाएंगे तब भी ऐड होगा और पीछे आएंगे तब भी क्या होगा, ऐड होगा। तो जब O से गए C तो कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, 60 किलोमीटर। ये देखिए दे रखा है यहाँ पर, ये देखा 60, ये वैल्यू दे रखी किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 60 किलोमीटर। लेकिन C से फिर कहाँ आया है, B पर, तो C से B पर आया है। तो बेटा C से B पर आया मतलब C पर 60 किलोमीटर पे था और B पर हो गया 35 किलोमीटर। तो C से B तक का डिस्टेंस कितना हुआ, तो 60 माइनस 35 कर दो। 60 माइनस 35 करेंगे तो ये बीच का डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा। 60 माइनस 35 करा तो प्यारे बच्चों कितना आ गया, 25 आ गया, राइट है। चलिए तो डिस्टेंस कितना हुआ, 60 प्लस 25, 60 प्लस 25 कितना हुआ, 85 किलोमीटर। तो कुल डिस्टेंस तो कितना कवर हो रहा है बच्चों, 85 किलोमीटर।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो विस्थापन के लिए हमें क्या देखना होता है, हम देखते हैं इनिशियल पॉइंट और हम देखते हैं फाइनल पॉइंट। तो इनिशियली स्टार्ट हुआ था ओ से कहां गया सी पर, लेकिन फाइनली कहां पर आकर के रुक रहा है बी पर। ओ से फाइनली कहां आकर के रुक रहा है बी पर। तो इनिशियल पॉइंट ओ और फाइनल पॉइंट बी, तो बच्चों इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, जो कि बेसिकली कितना है 35 किलोमीटर है। कितना है बेसिकली 35 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट मात्र कितना कवर कर रहा है, 35 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। आ गई है बात समझ में, ठीक है। देखिए यहां पर इंग्लिश में ये ऑप्शन डी वाला जो है वो नहीं दे रखा है, क्लियर, ठीक है। डी वाले ऑप्शन में दे रखा है डिस्टेंस 85 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 35 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। तो ये रहा माय डियर स्टूडेंट 2016 का पेपर नंबर 1, क्लियर है। आगे हम नेक्स्ट पेपर लेकर के फिर से हाजिर होंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सीखते और समझते चलिए। तब तक के लिए जय हिंद।